हाय एवरीवन। आज मैं स्मिता शर्मा फिर से आप सभी लोगों के लिए इंटर की क्लासें लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज मैं आप सभी को गद्य में, जैसे कल मैंने बताया था कि आज मैं आप सभी लोगों के लिए गद्य की क्लासें चलाने जा रही हूँ, इंटर क्लास की। तो आपके उसमें सबसे पहले गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल है। वासुदेव शरण अग्रवाल की सबसे पहले रचना आपके उसमें है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप लिखा किसने है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। और ये राष्ट्र का स्वरूप है क्या? तो ये राष्ट्र का स्वरूप जो है आपका पृथ्वी पुत्र नामक जो निबंध संग्रह है उसी का भाग है आपका राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र का स्वरूप लिखा किसने? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। लेसन ख़त्म होने के बाद हम आपको वासुदेव शरण के बारे में बताएंगे, उनके जीवन के बारे में बताएंगे, साहित्यिक परिचय में, और यहाँ तक आप पेपर में किस तरह से लिखकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। मगर आज हम आपको वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना राष्ट्र का स्वरूप जो लेसन है आपके उसमें, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ कि राष्ट्र का स्वरूप ये रचना आपकी है वासुदेव शरण अग्रवाल की। और ये राष्ट्र का स्वरूप आपका लिया कहाँ से गया है? तो पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह है, तो उसी का भाग आपका राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का मतलब हो जाता है ये जो अपना संपूर्ण देश है, ये आ जाता है आपका राष्ट्र में। स्वरूप का मतलब होता है विकास, कि आपका ये जो देश है या राष्ट्र है उसका विकास कैसे हुआ है, मतलब स्वरूप कैसे हुआ है, उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आ जाता है आपका राष्ट्र के स्वरूप में सबसे पहला भाग आ जाता है भूमि। भूमि तो सब लोग जानते ही होंगे। भूमि का पर्यायवाची आपका भू, धरा, वसुंधरा, पृथ्वी हो जाता है। भूमि क्या होता है? भूमि एक तरह से जिससे कॉमन या साधारण भाषा में आप लोग बोलते हैं जमीन को ही तो भूमि कहते हैं। भूमि का पर्यायवाची आपका भू, धरा, वसुंधरा हो जाता है। तो राष्ट्र का स्वरूप लेसन पढ़ाने से पहले हम इसके बारे में आपको बता दें कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी रचना राष्ट्र के स्वरूप में उन्होंने बताया है कि जो आपका ये राष्ट्र का स्वरूप है ये 3 तत्वों से मिलकर बनता है। पहला हो जाता है आपका भूमि, दूसरा हो जाता है जन, और जन के बाद आ जाता है लोगों की संस्कृति। क्यों? वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है कि हमारा ये जो संपूर्ण देश है या राष्ट्र है ये क्या है, मतलब कि भूमि, जन और लोगों की संस्कृति, इन 3 तत्वों से ही मिलकर बनता है। तो इसी के बारे में आज हम आपको इस लेसन में बताएंगे। तो सबसे पहला भाग आ जाता है राष्ट्र के स्वरूप का, सबसे पहला भाग आ जाता है भूमि। तो भूमि के बारे में हम बता रहे हैं कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। आपको पता होगा कि जो कहानियाँ होती हैं, नाटक होते हैं, उसमें लेखक होते हैं। अंतर क्या होता है? कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं कि कहानियों और नाटक में कवि लिख देते हैं। मगर बेटा आपके ये जो कविताएं होती है, पद्य होते हैं, उनमें आपके कवि होते हैं। मगर ये जो जैसे आपकी ये कहानी या निबंध है, नाटक है, इनमें आपके लेखक होते हैं। तो आओ चलो आज हम राष्ट्र के स्वरूप के बारे में आपको बताते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला तत्व आ जाता है भूमि। तो भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। सबसे पहला क्या है? भूमि। अगर भूमि होगी तो वहाँ पर भूमि पर बसने वाले लोग भी होंगे, और जब बसने वाले लोग होंगे, जन का मतलब हो जाता है लोग, और अगर लोग होंगे तो उनकी संस्कृति होगी। संस्कृति का मतलब बेटा यहाँ पे आपके रहन सहन, सभ्यता, हम किस तरह से लोगों के सामने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी संस्कृति में आ जाती हैं। इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। कि ये जो लेखक हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल, उनका मानना है कि जब ये तीनों चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, ये जब तीनों चीज़ें होती हैं तभी क्या होता है? तभी हमारा राष्ट्र या हमारे देश का स्वरूप बनता है। ये किसके विचार है? ये
ये जो राष्ट्र का स्वरूप है और ये जो तीनों है, ये किसके विचार हैं? ये आपके वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है कि हमारा जो ये राष्ट्र है और राष्ट्र का विकास किससे होता है। सबसे पहले उन्होंने बताया भूमि। अगर पृथ्वी है या धरती है तो वहाँ पे लोग, भाई पृथ्वी की शोभा किससे बढ़ेगी? वहाँ पे जो लोग रहेंगे उन्हीं से तो शोभा बढ़ेगी। अब मान लो अगर पृथ्वी है और पृथ्वी पर रहने वाले लोग ही ना हो तो पृथ्वी का क्या फायदा है? तो सबसे पहला होता है भूमि। क्यों? क्योंकि मनुष्य अगर जब कोई कार्य करेगा तो उसको एक स्थायी जगह रहने की भी तो होनी चाहिए। तो वो अगर पृथ्वी है या जमीन भूमि है तो वो सबसे पहले रहने का स्थान सोचेगा। फिर इसके बाद आ जाता है भूमि का निर्माण देवों ने किया। अब भाई कुछ लोगों को मानना है, कुछ लोग मानते हैं कि ये जो पृथ्वी है या भूमि है इसका निर्माण देवों ने किया। वह अनंत काल से। अनंत काल का बेटा मतलब ये हो जाता है कि जैसे किसी चीज़ की समय सीमा होती है और जिसकी समय सीमा नहीं होती है, जिसके बारे में नहीं बता सकते, अनंत काल। अनंत काल का मतलब होता है बहुत समय पहले से ही है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना आवश्यक कर्तव्य है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य किसके? पृथ्वी के। सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। सचेत का मतलब हो जाता है बेटा जागरूक होना। जैसे हम किसी चीज़ के लिए जब हम जागरूक होते हैं तो वही कार्य तो सफल होता है। इसलिए वासुदेव शरण अग्रवाल कह रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके बारे में, अगर हमें पृथ्वी रहने के लिए स्थान दे रही है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उस पृथ्वी का क्या करें? जागरूक होकर रक्षा करें। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे का मतलब हो जाता है जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जननी का मतलब होता है माता। जननी किसका पर्यायवाची है? माता का। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीयता मतलब कोई भी देश हो और अगर उस देश की राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है तो वो क्या है? बेकार है। निर्मूल का मतलब होता है बेकार, मतलब उसका फिर कोई महत्व नहीं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, मतलब राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी से जितना अधिक होगा उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। जिस तरह से मान लो कि किसान जो होते हैं, किसान खेतों में जिस हिसाब से या जितनी मेहनत करते हैं उसी हिसाब से अनाज उत्पन्न होता है कि नहीं उत्पन्न होता है। उसी तरह से किसी भी देश की राष्ट्रीयता पृथ्वी से जितनी अधिक जुड़ी होगी उतना ही उस देश का, यहाँ तक कि उस राष्ट्र का विकास होगा। और जब राष्ट्र का विकास होगा तो मनुष्य का तो विकास होगा ही। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। किसका धर्म है? मनुष्य का। क्यों? क्योंकि अगर पृथ्वी मनुष्य को रहने के लिए स्थान दे रही है तो मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वो उस पृथ्वी की या उस जमीन के प्रति भी जागरूक हो। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों में इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। मतलब हमें पृथ्वी के प्रति जागरूक होने के लिए लोगों को उपदेश देना चाहिए, बड़े बड़े कैंप लगाने चाहिए जिससे लोग क्या करें? पृथ्वी के प्रति जागरूक हो और पृथ्वी के प्रति उनका क्या कर्तव्य है उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो।
हम उदाहरण के लिए कह देते हैं, जैसे पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। किसको सींचते हैं? अब खेत है या ज़मीन है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए समय के अनुसार, मतलब समय आने पर मेघ बारिश करते हैं, और जब बारिश करते हैं तो ये जो खेत होते हैं वो उपजाऊ हो जाते हैं, किसी चीज़ को या अनाज को बोने के लिए हमारे लिए हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? मनुष्य का कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, कपाट किसका पर्यायवाची है? दरवाजा का। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम पृथ्वी के प्रति जागरूक होंगे तो हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान का क्या होगा? विकास होगा। तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। नया उजाला, उजाला किसका पर्यायवाची है? प्रकाश का। कि जब हमारे मन में किसी चीज़ को करने के प्रति जागरूकता होगी, तो जागरूकता जब होगी तो क्या होगा? ज्ञान हमारा बढ़ेगा, दिमाग का विकास होगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां बनी, कोख किसको बोलते हैं? कोख। कह रहे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। अभी देखो, एक भूमि का पर्यायवाची क्या हो गया? वसुंधरा हो गया। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। देह को मतलब शरीर को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति मतलब अनेक प्रकार से अनगढ़ नगविंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता क्या होती है? फूट पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर ये जो पत्थर होते हैं, तो उनको बड़े बड़े शिल्पकार क्या करते हैं कि उन पत्थरों को तराश कर या काट कर क्या करते हैं? उन्हीं में बहुत सारे चित्र बना देते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे पृथ्वी की सुंदरता और ही अधिक बढ़ जाती है। वे अनमोल हो जाते। अनमोल का मतलब होता है कि मोल और अनमोल दोनों में अंतर क्या होता है? जिस चीज़ का मूल्य होता है वो होते हैं मोल में, और अनमोल का मतलब होता है जिस चीज़ का मोल लगा ही नहीं सकते। मोल का मतलब दाम ही नहीं लगा सकते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। जरूरी नहीं है बेटा कि पृथ्वी को सौंदर्य या पृथ्वी के सौंदर्य को सजाने के लिए बड़ी चीज़ें काम आती हैं। कभी कभी छोटी चीज़ों से भी सुंदरता बढ़ जाती है। अतएव हमें उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक मनुष्य पृथ्वी के प्रति उसका क्या कर्तव्य है नहीं जानता है, तब तक मनुष्य क्या है? जागते हुए भी सो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य जाग तो रहा है, बल्कि क्या है? अंधकार में भी है भी। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया टाट खड़ा करना है।
यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो, ध्येय का मतलब हो जाता है लक्ष्य, हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य के भाग लिए बिना रीता न रहे। रीता का मतलब वंचित न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा राष्ट्र के स्वरूप में जो वासुदेव शरण है उनकी रचना जो है आपके राष्ट्र के स्वरूप में, उसका जो पहला तत्व है भूमि, कि भूमि क्या है कि राष्ट्र के विकास के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए भूमि। क्यों? क्योंकि जब तक भूमि नहीं होगी तो मनुष्य कहाँ पे रहेगा, और जब तक वो उसके लिए एक स्थायी जगह रहने की नहीं होगी तब तक वो देश के विकास के बारे में या खुद के विकास के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए आज हम आप सभी लोगों को राष्ट्र के स्वरूप के पहले तत्व भूमि के बारे में बताया है। आपको कल हम आपको राष्ट्र के स्वरूप जन के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।